नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम के बारे में और कौन कौन से राज्यों को इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं, तो ये जानते हैं कि ये स्कीम किस सेक्टर के हिसाब से बात करेगी। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है, और अगर बात की हो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम तो उसका क्या मतलब रहता है। तो सबसे पहली बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगर कहीं पर सेक्टर वर्ड यूज़ आपको मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा उस स्कीम के लिए लगाया जाएगा वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और दूसरी बात, जो मशीनरी उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी वो मशीनरी भी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अगर यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस भी राज्य में स्कीम लागू होगी वो राज्य भी उस स्कीम में कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालेगा। वो 50-50% भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में 50-40 हो सकता है, 90-10 हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्कीम लागू की जाती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये स्कीम का पूरा नाम जो है वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो कौन कौन से राज्यों में ये स्कीम लागू होगी, तो ये गिने चुने राज्य हैं जहां पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। तो यहीं पर क्यों होगी उसका भी एक रीज़न है। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। जो नॉर्मल भी हवा में आप जो सांस ले रहे हो, अगर जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं तो 300-350 से पार ही रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर हवा ही ख़राब होगी तो ऐसी हवा में बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलती हैं। और इसका एक रीज़न माना गया है कि जब हार्वेस्ट का सीज़न आता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के जो बाहरी जो इलाके हैं एनसीटी के, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है, जब फसल काट ली जाती है उसके बाद में दूसरी फसल की बुआई करनी होती है, तो किसान मोस्टली क्या करते हैं, उस फसल की जो रहंद खून रह जाती है, ओके, जो वेस्ट रह जाता है, क्रॉप रेजिड्यू रह जाता है, उसको आग लगा देते हैं। जो आग लगा देते हैं तो आग लगने से क्या होता है, हवा में जो है टॉक्सिसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। वही हवा जो है दिल्ली के आसपास के जो इलाकों से निकल कर आती है वो दिल्ली में एंटर करना शुरू कर देती है, और उसी के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहले से ही ख़राब है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो भारत सरकार चाहती है कि इस समस्या का सलूशन जो है वो निकाला जाए। तो उसके तहत ये वाली जो स्कीम थी ये 2018 के बजट में, 18-19 का जो बजट था उसमें ये अनाउंस की गई थी, और तब से जो था पैसा जारी किया गया उस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर इस स्कीम को लागू किया गया कि एयर पोल्यूशन को हमने टैकल करना है। तो इसमें क्या करेगी सरकार, इसमें सरकार जो है सब्सिडी देगी। जो मशीनरी जो है यूज़ की जाएगी कि आप जो है क्रॉप रेजिडी को आग मत लगाओ, उसको कोई मशीनरी यूज़ करके उसको आप जड़ से उखाड़ दो और उसको आप अलग से रखो, और कोई यूज़ जो है उसका हो सकता है। तो उसको और भी भारत सरकार यहाँ पर उसके लिए फोकस करिए कि क्या यूज़ हो सकता है। अगर हम बात करें बायोफ्यूल की, तो क्या जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है तो उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार रिसर्च कर रही है, काफ़ी पैसा दे रही है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर काम पे लगाया हुआ है। तो ये जो स्कीम है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड करेगी, और 2018-19 का बजट और 2019-20 के बजट में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो कितनी राशि जो है सरकार की तरफ से दी गई है इसमें, और सबसे पहली बात इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करें, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है जो एयर क्वालिटी है उसको सही करना, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना, या ये कह सकते हैं कि वातावरण को हमने बचाना है एयर पोल्यूशन से। और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी होती है, जब आग लगती है तो मिट्टी के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों प्रणाली जो जितना भी इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है अगर क्रॉप को जो है आग लगाई जाती है। तो वो जो छोटे छोटे जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका बहुत ज़्यादा काम होता है जो उपजाऊ रखता है उस ज़मीन को। ओके, और जिस तरीके का भी फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ज़मीन को, वो खुद से नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं।
दूसरी बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप रेजिड्यू है, ठीक है, इसको किसी ना किसी तरीके से हमने यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। और इसको अगर हमने क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज भी करना है तो उसके लिए हम जो है मैकेनाइजेशन करेंगे। कहने का मतलब कोई मशीनरी वहाँ पर यूज़ करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में और डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी इसके बारे में कि कैसे आप जो है क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज कर सकते हो। और आगे बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इन्फॉर्मेशन बांटी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो थी वो बनाई जाएंगी कि इफेक्टिवली जो है यूटिलाइज हो सके जो क्रॉप रेजिड्यू है वो, और उसको एक्टिवली और सही तरीके से हम जो है मैनेज कर सकें। तो अभी बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो 2018-19 में इस स्कीम के लिए राशि जारी की गई, इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो अभी 2020-21 में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, और अभी के लिए जो पैसा अब तक आ चुका है वो है 1726 करोड़। ओके, तो इसके आसपास का पैसा जो है इन गिने चुने राज्यों को प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार की ओर से। और साथ ही साथ और इन्हीं फंड्स को यूज़ करके जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने 1.5 लाख के ऊपर जो है मशीन्स जो है प्रोवाइड की हैं इंडिविजुअल फार्मर्स को कि आप इन मशीन्स को यूज़ करो और जो आप जलाने की एक्टिविटी करते हो इसको ख़त्म करके इसी मशीन को यूज़ करके जो है आप अपने क्रॉप का जो रेजिड्यू है उसको साफ़ कर सकते हो। तो इसको एक हैप्पी सीडर नाम की एक मशीन भी है जो है काफ़ी उसका फेमस नाम है, तो उस मशीन को भी यूज़ किया जाता है। जो इस वीडियो को जो थंबनेल है वहाँ पर भी जो है आपने एक मशीन देखी होगी एक ट्रैक्टर की तरह, वो हैप्पी सीडर मशीन है जिसको कि यूज़ किया जाता है फार्मिंग में, और लास्ट में जो क्रॉप रेजिड्यू होता है वो उसको जड़ से उखाड़ के उसको एक साइड पे लगाता जाता है। तो ये इससे ये फ़ायदा रहता है कि धरती में जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होती, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़राब नहीं होते, वो धरती में रहते हैं, वो मिट्टी जो है उपजाऊ रहती है, और जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ रहता है। और इसके अलावा 30,961 तो ये जो है जो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं अलग अलग राज्य सरकारों ने, जहाँ से आप ये वाली जो मशीन्स हैं उनको आप हायर कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए फ़ायदा मिलेगा, जो फार्मर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इनको। इसके अलावा अगर बात करें जो इवेंट्स हैं, ये सब करने के बाद इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, तो लास्ट में अगर बात करें तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला है। तो 2020 में पंजाब, हरियाणा, यूपी इन तीनों को अगर इकट्ठा मिलाते हैं तो -30%, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है कि जो बर्निंग इवेंट्स होते हैं लोगों ने कम किया है जलाना, ओके, क्रॉप रेजिड्यू को। 2016 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर 30% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 22%, ओके, इसकी 22% की जो है गिरावट देखने को मिली है बर्निंग इवेंट्स में। हरियाणा में जो है 63%, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, 63% सबसे ज़्यादा इसी का है जिसने मतलब बर्निंग इवेंट्स को इतना नीचे तक ये लेके गए, इतना कम किया अपने राज्य में। और जो यूपी है वहाँ पर 52%। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस अभी 3 सालों में देखने को मिली है। फर्दर आगे अगर इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाता है तो सरकार अगर राशि जारी करती है तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और भी निकल कर सामने आए। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। तो इसमें हमने चर्चा की है जो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म स्कीम के बारे में, उसका पूरा नाम याद रखिएगा और कौन कौन से राज्यों में स्कीम लागू की गई ये भी याद रखिएगा। क्या रिजल्ट्स निकल कर आए ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा जारी किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।